मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछले वीडियो से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने पैरासिटिज्म के बारे में बात की थी, परजीविता के बारे में बात की थी और हमने उसमें परजीविता की परिभाषा के बारे में समझा था। परजीविता या पैरासिटिज्म के विभिन्न टाइप्स या प्रकारों के बारे में पढ़ा था और फिर हमने लास्ट में पैरासिटिक एडेप्टेशन या परजीवी अनुकूलताओं के बारे में भी चालू कर लिया था और दो परजीवी अनुकूलताएं हम पढ़ चुके थे, जिसमें एक तो जो है मोटा क्यूटिकल या थिक क्यूटिकल के बारे में, एक सहलग्नक अंगों का विकास, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब इसके आगे जो है परजीवी अनुकूलताओं के बारे में हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए, अगला जो तीसरा परजीवी अनुकूलताएं हैं वो प्रतिविकर या एंटी एंजाइम्स हैं। देखिए, जो ऐसे परजीवी जो किसी परपोषी की आंत में रहते हैं, यानी आंतरीय परजीवी जो होते हैं, ये विशेष प्रकार के एंटी एंजाइम्स या प्रति एंजाइम्स को स्रावित करते हैं, जो परपोषी या होस्ट के पाचक एंजाइम्स को उदासीन बना देते हैं। इससे परजीवी पर परपोषी के जो आंतरीय विकर हैं, एंजाइम्स हैं, उनका जो है प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ पाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण परजीवी अनुकूलता है। चौथी जो परजीवी अनुकूलता है वो है गमनांगों का अभाव, एब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। देखिए, परजीवियों को सामान्यतया अंतःपरजीवी या एंडोपैरासाइट्स को इस प्रकार के माध्यम में रहना पड़ता है कि इन्हें अधिक दूरी तक गति नहीं करनी पड़ती है। इसलिए सामान्यतया परजीवियों में गमनांग या तो अनुपस्थित होते हैं या फिर रिड्यूस्ड हो जाते हैं, राशित हो जाते हैं, या फिर बहुत ही कम विकसित हो पाते हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है संवेदी अंगों का अभाव, एब्सेंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। देखिए, परजीवी अनुकूलताओं के अंदर ये भी बड़ा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। देखिए, वातावरणीय परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामान्यतया सभी जीवों में संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो उनके जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। चूँकि परजीवी जंतु जो है परपोषी के शरीर के अंदर रहता है और वहाँ का वातावरण लगभग समान सा रहता है, इसलिए सामान्यतः परजीवी जीवों में संवेदी अंगों का अभाव देखने को मिलता है और अगर संवेदी अंग होते भी हैं तो अत्यंत कम विकसित होते हैं, सामान्यतः अभाव होता है। अब देखिए, संवेदी अंगों के अभाव के बाद में हम आगे चलते हैं। आहार नाल की अनुपस्थिति या कम विकसित होना। तो देखिए, एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और लेस डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। संपूर्ण जो पाचन तंत्र है वो परजीवियों का अति विकसित नहीं होता है। चूँकि परजीवियों को या ये सामान्यतः जो परजीवी अनुकूलन हम पढ़ रहे हैं ये अंतःपरजीवियों के लिए है, तो अंतःपरजीवियों को सामान्यतः भोजन परपोषियों से प्राप्त होता है, होस्ट से प्राप्त होता है, और चूँकि ये पचा हुआ भोजन प्राप्त करते हैं इसलिए इसको पचाने की आवश्यकता परजीवियों को नहीं होती है। अतः परजीवियों में या तो आहार नाल एब्सेंट होती है या बहुत ही कम विकसित होती है। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पाचक ग्रंथियों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। चूँकि परजीवी जो प्राणी हैं वो होस्ट के पचित भोजन पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। चूँकि परजीवी पूर्णतया पचा हुआ भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए परजीवियों को अपने प्राप्त किए हुए भोजन को पचाने के लिए पाचक ग्रंथियों के स्राव की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सामान्यतः परजीवियों में विभिन्न पाचक ग्रंथियों की अनुपस्थिति पाई जाती है। उसके बाद में देखिए, आठवां हमारा जो है परजीवी अनुकूलन है वो अवायवीय श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन।
देखिए अधिकांश परजीवी जो है सामान्यतया अंतः परजीवी जो हैं वो इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। सामान्यतः एलिमेंट्री कैनाल में इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है, और ऑक्सीजन के अभाव में इन्हें अपनी समस्त जो है बायोटिक रिएक्शंस या जैविक क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती है। अतः इनमें श्वसनांगों का या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का अभाव होता है, और ये ऑक्सीजन विहीन वातावरण में रहने के लिए पूर्णतः अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए ये अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन करने में सक्षम होते हैं। नवा परजीवी अनुकूलन है अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र, लेस डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। देखिए परजीवी जो है अंतः परजीवी है, सामान्यतया परपोषी के शरीर के अंदर विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं, और वहाँ पर इन्हें जो है संवेदनाओं की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसलिए इनमें तंत्रिका तंत्र अधिक विकसित नहीं हो पाता। और चूंकि गमनांगों और संवेदी अंगों के राशित होने के साथ या अभाव के कारण ही तंत्रिका जो संस्थान है वो भी बिल्कुल अविकसित रह जाता है या कम विकसित होता है या नहीं होता है। 10वां जो हमारा परजीवी अनुकूलता का टॉपिक जो है वो जटिल जनन तंत्र है, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए परजीवियों को वयस्क अवस्था तक पहुंचने के लिए विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है, विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक रुकावटों और कठिनाइयों के कारण बहुत कम संतानें इनकी वयस्क अवस्था तक पहुंच पाती हैं। इसलिए परजीवी जंतुओं में जनन तंत्र जो है वो बहुत अधिक विकसित और जटिल प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए परजीवी जंतुओं में अत्यधिक अंडों एवं शिशुओं को उत्पन्न करने हेतु विशेष परजीवी अनुकूलन पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार से होते हैं। देखिए परजीवियों में एक से अधिक जनन तंत्रों के सेट या समुच्चय पाए जाते हैं, और ऐसा फीताकृमियों में या टीनियस ओलियम में स्पष्टतः देखा जा सकता है। अधिकांशतः जो परजीवी होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा जननांग एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं, जिससे इनके युग्मकों को निषेचन की क्रिया के लिए कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। परजीवियों में गर्भाशय बड़ा होता है, शाखित होता है, अत्यधिक अंडों को अपने अंदर समाये रखने वाला होता है, और सामान्यतया वयस्क अवस्था में हम परजीवियों में देखते हैं कि इनके खंडों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा बाकी जो है चीज़ें लुप्त प्राय हो जाती हैं। परजीवियों में अत्यधिक अंडे उत्पन्न करने का भी एक आनुवांशिक गुण देखने को मिलता है। सामान्यतया अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो देखिए एस्केरिस एक बार में लगभग 20,000 अंडे उत्पन्न करता है, जबकि फीताकृमि जो होते हैं उनका एक जो देह खंड या प्रोग्लोटिड्स होता है उसमें लगभग 30,000 से लेकर 50,000 तक अंडे पाए जाते हैं। इसी प्रकार हमें मालूम है कि एक जो फीताकृमि या कृमि जो है टीनियस ओलियम उसमें लगभग 800 प्रोग्लोटिड्स पाई जाती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि एक प्रोग्लोटिड में जब 30,000 से 50,000 अंडे हैं तो 800 प्रोग्लोटिड्स में कितने अंडे होंगे। अतः इसके अंडों की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, कितने ज़्यादा अंडे हैं इसमें। सिस्टोसोमा जैसे जो परजीवी हैं उनमें मादा कृमि जो है नर के साथ स्थायी रूप से लगी रहती है, जिस निषेचन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और सेक्युलिना आप एक डायग्राम स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें सेक्युलिना बाह्य परजीविता प्रदर्शित करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और ये क्रेब के शरीर में रहता है। एक सेक्युलिना जो है वो संघ आर्थ्रोपोडा का जीव है। और 11वां जो है परजीवी अनुकूलता है वो है बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण परजीवी अनुकूलता का गुण है। देखिए सामान्यतः एक जर्म कोशिका यानी कि एक जो जनन कोशिका है
उसके अंदर एक ही समय में अनेक भ्रूणों का बन जाना बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रोनी कहलाती है। उदाहरणार्थ अगर हम समझें तो एक सिस्टिसर्कस जो लार्वा होता है वो अनेक फीताकृमि उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार एक सर्केरिया लार्वा अथवा जो रेडिया लार्वा होता है वो अनेक जो है यकृत प्रणाव या लीवर फ्लुक्स को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। 12वां जो हमारा परजीवी अनुकूलन का टॉपिक जो है वो है अनिषेक जनन है, पार्थेनोजेनेसिस। कुछ परजीवी जो है त्वरित गुणन करने की क्षमता रखते हैं और त्वरित गुणन करने के लिए इनमें अनिषेक जनन पाया जाता है। मीरासीडियम जो लार्वा है उसकी जर्म सेल्स जो होती हैं वो अनिषेक जनन के द्वारा ही, पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया द्वारा ही रेडिया लार्वा बनाती है। इसके बाद में हम चलें 13वां आगे का जो हमारा परजीवी अनुकूलनता का टॉपिक जो है एकाधिक परपोषी मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स में देखें। अनेक परजीवियों का जीवन चक्र सामान्यतः एक से अधिक परपोषियों में व्यतीत होता है। इससे जीवन चक्र में अत्यधिक जटिलता बढ़ जाती है, किंतु परजीवियों के विलुप्त होने के अवसर भी घट जाते हैं या कम हो जाते हैं। 14वां परजीवी अनुकूलन जो है परिक्षेपण, छिद्राव या वितरण, डिस्पर्सल की बात करें। परजीवी अपने परीक्षणार्थ जो है पुटिकाएँ, सिस्ट और लार्वाज उत्पन्न करते हैं जिनसे परजीवी के छिद्राव या वितरण में सहायता मिलती है। और 15वां जो परजीवी अनुकूलन अलिंगीय जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। परजीवी अपने जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में सामान्यतः अलिंगीय जनन करते हुए अत्यधिक संतति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं ताकि अपनी जाति के जीवों की निरंतरता को बनाए रखा जा सके। अब हम परजीविता का इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म। देखिए परजीविता के इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हम देखते हैं परजीविता का जो प्रभाव है वो सामान्यतः परजीवी एवं परपोषी यानी कि पैरासाइट एंड होस्ट दोनों पर देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। परजीवी अपने परपोषी से मात्र इतना ही पोषण प्राप्त करता है जिससे परजीवी जीवित रह पाए और अपनी वंश वृद्धि कर सके। इस संबंध में परजीवी एवं परपोषी के मध्य एक बहुत ही जटिल समझौता होने की बात प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्टन जो कि पारिस्थितिकी थे ने सन 1927 में बताई थी। इन्होंने बताया कि यथार्थ में परजीवी अपने आश्रय पोषण प्रदाता को जीवित भी रखना चाहता है। क्योंकि अगर उसका पोषण प्रदाता या आश्रय जो होस्ट है वो जीवित नहीं रहेगा तो परजीवी के अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा। इसलिए परजीवी के अस्तित्व के लिए परपोषी का जीवित रहना परजीविता की एक पैरासिटिज्म की एक अनिवार्य शर्त है। इस पर भी परपोषी यानी होस्ट परजीवी से प्रभावित अवश्य ही होता है। परजीविता के कुछ प्रमुख प्रभाव निम्न अनुसार देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है वो बुखार उत्पन्न करता है। एनसाइक्लोस्टोमियोसिस का कारण एनसाइक्लोस्टोमा नामक परजीवी होता है। फाइलेरिया जो कृमि है वो हाथी पाँव या एलिफेंटाइसिस रोग उत्पन्न करता है। सेक्युलिना नामक जो परजीवी है वो परपोषी केकड़े को बाध्य कर देता है। कभी कभी नर केकड़े पर सेक्युलिना का संक्रमण होने पर नर का लिंग परिवर्तित होकर वह मादा के समान व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है। निमेटोड परजीवी एप्रोक्टोनेमा अपने डिप्टेरा जो गण है के परपोषी जो है स्किएरा के कायांतन को भी प्रभावित करता है। सूत्रकृमि अपने परपोषी में रक्ताल्पता यानी एनीमिया की स्थिति उत्पन्न कर देता है। परजीवी सदा परपोषी के भोजन का हिस्सेदार होने के कारण परपोषी की वृद्धि को भी प्रभावित करता है। और परजीवी के कारण परपोषी में प्रतिकाएं यानी एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी उत्पन्न होती है। और परजीवी का संक्रमण होने के कारण परपोषी के बाह्य आवरण और त्वचा पर घाव उत्पन्न हो जाता है जिससे भविष्य में दूसरे जो है बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक जो है परजीविता है आज हम इसको पूरा कर चुके हैं। थैंक यू।